हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मैंने 2 बार बैंक पीओ मेंस क्लियर किया और उसमें क्या क्या मेरी स्ट्रेटजी रही, कैसे मैंने तैयारी की। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं इन सब चीज़ों को। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो कूपन कोड आप SHRINATH10 आप यूज़ करोगे तो आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा तो वो आपको मिल जाएगा। और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस वीडियो की। तो स्टार्ट करते हैं। आखिरकार बैंकिंग की तैयारी में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं और एक न्यू कमर स्टूडेंट को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि आखिरकार बैंक एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो किस टाइप का होता है। मेनली 4 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। पहला आपका आता है क्वांट, दूसरा आपका आता है रीजनिंग, तीसरा आपका आता है इंग्लिश और फोर्थ वन आता है आपका जीए, जो कि एक बैंकिंग और अवेयरनेस टाइप का होता है या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। ये 4 मेन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में, या जो भी बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं या उस पैटर्न पर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, जो कि कई एग्ज़ाम होते हैं। जैसे डिफरेंट इंश्योरेंस एग्ज़ाम भी बैंकिंग एग्ज़ाम का पैटर्न ही फॉलो करते हैं। तो ये 4 मुख्य रूप से चीज़ें पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले उसमें होता है प्रीलिम्स के बाद आपका होता है फिर मेंस और फिर आपका होता है इंटरव्यू। अगर प्रीलिम्स के मार्क्स की बात करें तो प्रीलिम्स जनरली 100 मार्क्स का होता है, जनरली क्या 100 मार्क्स का ही होता है। अगर आरआरबी की बात करें तो वो आपका 80 मार्क्स का होता है, बाकी नॉर्मली 100 मार्क्स का होता है। आरआरबी में 2 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग और क्वांट, जो दोनों ही 40 मार्क्स के आते हैं और उसमें आपको फिर अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन अगर आरआरबी की बात छोड़ दी जाए तो नॉर्मल बैंकिंग एग्ज़ाम या उस एग्ज़ाम पैटर्न पर बेस्ड दूसरे एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, जिसमें क्वांट के 35 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के आपके कितने रहते हैं, 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका 100 मार्क्स का प्रीलिम्स आपका बन जाता है। बात करें मेंस की तो मेंस में सामान्यतः 4 सब्जेक्ट आते हैं, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई और एक और चीज़ उसमें जुड़ जाती है, वो है आपका जनरल अवेयरनेस या जीए। तो ये अलग अलग टाइप से इसमें आते हैं। अगर IBPS PO की बात करें तो 25 नंबर का डिस्क्रिप्टिव होता है और 200 मार्क्स का आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। तो इस प्रकार से ये 225 मार्क्स का मेंस एग्ज़ाम हो गया। SBI PO की बात करें तो 200 मार्क्स का मेंस होता है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है। तो यहाँ से आप ये देख पाओगे कि ये 250 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होता है। RRB PO की बात करें तो टोटल 200 मार्क्स का मेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग मार्क्स के मेंस एग्ज़ाम होते हैं। इंटरव्यू की बात करें तो जो IBPS PO में है उसमें 25 का इंटरव्यू होता है। वो बाद में उसका एक अलग कैलकुलेशन है, जब फाइनल लिस्ट बनती है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं एक अलग वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। अभी आप देखिए IBPS PO में 25 का इंटरव्यू होता है, SBI PO में 50 का इंटरव्यू होता है और जो RRB PO है उसमें 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो ये तो हमने ये समझा कि आखिरकार कैसे सेगमेंट में ये एग्ज़ाम होते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मेंस की बात करें तो लगभग एक एवरेज अगर टाइमिंग कहें तो मेंस सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है और इंटरव्यू तो अपने
हिसाब से चलता है, 15 मिनट 20 मिनट, और हो सकता है किसी किसी का आधा घंटे और उससे ज़्यादा भी खिंच जाए। तो ये अपनी अपनी अलग अलग इनकी टाइमिंग है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये तो ठीक है कि हमें एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ गया, लेकिन इसकी तैयारी के पक्ष में अगर देखें तो तैयारी कैसे की जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वांट से। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आप RS अग्रवाल, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, जिस भी मीडियम की RS अग्रवाल आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है, एक बार उठाइए और उसको पूरा आप सॉल्व कर लीजिए। उससे आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो उससे आपकी जो शॉर्ट ट्रिक या जो सब चीज़ें हैं, पहले से शॉर्ट ट्रिक की तरफ मत जाइए। पहले मेरा हार्डली रिकमेंड करूँगा कि आप RS अग्रवाल को एक बार कम्प्लीटली लगा लीजिए, या और कई बुक्स हैं जो भी अवेलेबल हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप RS अग्रवाल ज़रूर लगाइए। फिर बाद में कुछ प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट लगाइए, जितनी भी कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपने ले रखी है तो उस टेस्ट को लगाइए। धीरे धीरे कुछ, अगर आप यूट्यूब में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, कुछ शॉर्टकट वीडियो या पैटर्न को समझने के लिए मेरा एक रिकमेंडेशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लाएंगे। उसमें क्या होता है, अपडेटेड क्वेश्चन रहते हैं, आपको कहीं पर भी भागना नहीं पड़ता कि क्वेश्चन अपडेट है या नहीं, क्योंकि आप जब RS अग्रवाल कंप्लीट कर लेते हो तो आपको एक बेसिक आइडिया लग ही जाता है कि आखिरकार बेसिक्स क्या है। एक फेमिलियर हो जाते हो आप किसी चैप्टर से और उसके फॉर्मूले से और उससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न से। फिर बात आती है नए पैटर्न की, तो नए पैटर्न के क्वेश्चन आपको नो डाउट टेस्ट सीरीज में ही मिलेंगे, जो कई कंपनियां आपको प्रोवाइड करवाती हैं। मैं यहाँ किसी कंपनी को रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, अगर आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, SHRINATH और 10, SHRINATH 10 यूज़ करके आप अगर लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो वहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी वहाँ पर चल रहा होगा। तो RS अग्रवाल लगाने के बाद आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो टेस्ट लगाइए, और टेस्ट लगाने के बाद उसको छोड़िए मत, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन कीजिए। भले ही आपसे क्वेश्चन टेस्ट के दरमियान बना हो या ना बना हो, बाद में आप उस क्वेश्चन पर आइए, उसका सॉल्यूशन देखिए, और इस टाइप से चीज़ें पर डे करते रहिए। लेकिन याद रखें, टेस्ट आपको कब लगाना है, जब आप RS अग्रवाल कम्प्लीटली लगा लें। और फिर अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आपके पास यूट्यूब पे इतना डिटेल मटेरियल है। मैं भी अगर होगा तो आगे आने वाले दिनों में इस पर यूट्यूब पर भी क्लासें लूँगा, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो कई ऐसे वीडियो अवेलेबल हैं जहाँ पर आप इजीली यूट्यूब से भी मदद ले सकते हो। तो ये आपका क्वांट और टेस्ट आपकी क्या कर देगा, आपकी स्पीड बढ़ा देगा। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में जितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं उतने ही क्वेश्चन आप कीजिए। जितने भी सेक्शनल टेस्ट हों, जो भी आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है वो सेक्शनल टेस्ट लगाइए, और फिर फुल लेंथ टेस्ट की तरफ बढ़िए। फुल लेंथ टेस्ट की तरफ आप जब बढ़िए जब आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का आपको एक बेसिक नॉलेज आपको आ गया हो। नहीं तो फिर क्या होता है कि अगर आपने टेस्ट लगाया और फिर टेस्ट में नंबर कम आए तो आप डीमोटिवेट फील करोगे। ये सब बिगनर के लिए बातें हैं। जब आप एक दो एग्ज़ाम दे लेते हो प्रीलिम्स का और डिटेल एनालिसिस आपके सामने आ जाता है, कहाँ कमी रह गई, कहाँ वो हो गई, तो आप बड़े फेमिलियर हो जाते हो, तो आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का भी वही है कि आप कोई भी बुक, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किसी भी उसकी बुक उठाइए, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, पजल आती हैं। पजल के बाद मुख्य रूप से पजल आती हैं, पजल के बाद श्लोगिज्म आता है, कोडिंग डिकोडिंग आपकी आती है, डायरेक्शन डिस्टेंस, जो बेसिक टॉपिक हैं। एक बात बैंकिंग की बड़ी परफेक्ट है कि उसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं आता, जितना भी सिलेबस आता है बस सिलेबस कम है, लेकिन थोड़ा सा उसका डिफ़िकल्टी लेवल कंपेयर टू SSC और बैंकिंग रेलवे इसके थ्रू थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी बुक उठा लीजिए, बुक से एक बार जितने भी टाइप की पजल हैं उनको सॉल्व कर लीजिए। मतलब आपको ये अप्रोच आनी चाहिए कि अगर ये बॉक्स बेस्ड पजल है तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, अगर सर्कुलर बेस्ड पजल है तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, अगर मान लो लीनियर पजल है तो उसे आप सॉल्व कैसे करोगे। तो ये आपको अगर बेसिक आइडिया आपको हो गया, बेसिक आइडिया पजल का लग गया, या रीजनिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आइडिया में आ गए, सिलोगिज्म को कैसे सॉल्व करना है,
आ लिटिल, इस टाइप के जो क्वेश्चन सिलोगिज्म में आते हैं वो अगर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए तो फिर आपको भी रीजनिंग में दिक्कत नहीं होगी। फिर मैं रिकमेंड करूँगा, एक बार रीजनिंग का आपने कवर कर लिया तो फिर आप मॉक टेस्ट पर ही जाइए। नो मैटर किस कंपनी का आपने ख़रीदा, सभी कंपनियां परफेक्टली काम कर रही हैं आज के डेट में। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कम से कम 2 टेस्ट सीरीज ज़रूर परचेज़ कीजिए और दोनों का अपना परफॉर्मेंस देखिए, और दोनों के टेस्ट लगाने के बाद उसका जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, किसी कारण से आप नहीं कर पाए टाइम की कमी के कारण, तो पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। मतलब टेस्ट लगाने के बाद सॉल्यूशन आप कीजिए और फिर ही अपनी अपनी चेयर से आप उठिए। तो ये आपकी रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में पजल आप जितने से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में एक फ्रेमिंग आ जाएगी, पजल को सॉल्व कैसे करना है, और फिर आपकी जो एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा रीजनिंग। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए बिगनर्स के लिए मैं सलाह दूंगा आप कोई भी बुक पढ़ें, जो भी इंग्लिश में आपको मिल जाए, न्यूज़पेपर मिल जाए, जो भी है। द हिंदू का रिकमेंडेशन मैं आपको बाद में दूंगा, जब अगर आप ज़्यादा इंग्लिश से अवेयर नहीं है, ज़्यादा इंग्लिश समझते नहीं है, आपका कॉम्प्रीहेंशन ख़राब है, तब आप डायरेक्ट द हिंदू पर मत जाइए। मेरे ही वीडियो जो मैं एक एडिटोरियल इसमें कवर करता हूँ उसको आप फॉलो कर सकते हो। उससे आपका क्या होगा, कॉम्प्रीहेंशन लेवल बढ़ेगा। और मैं उन वीडियो में आपको कोशिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टच में रहें। एक रिसेंटली टॉपिक जो भी होते हैं उन पर ज़्यादातर एडिटोरियल आते हैं, तो उस एडिटोरियल को आप सुने पहले तो, जिससे आपका एक कॉम्प्रीहेंशन। और फिर टेलीग्राम पर जाएं, जो कि इस चैनल की वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, उस एडिटोरियल को पर्टिकुलर जो PDF है वो शेयर कर देता हूँ। तो एक बार जब वीडियो आप देख लेते हो तो आपको ये मालूम चल जाता है कि उस एडिटोरियल में आखिरकार लिखा क्या है। आपको कॉम्प्रीहेंशन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आप क्या करो, आप उस पर्टिकुलर एडिटोरियल पर जाओ, उसकी एक एक लाइन को आप पढ़ो, वहाँ पर जो आपसे वोकैब नहीं बनती हैं उनको आप लर्न करो, उनको खोजो। तो इस टाइप से आपका जो वोकैब है वो भी आपकी इंक्रीज़ होती जाएंगी, और जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है वो भी आपका सुधरता जाएगा। रही बात अब इंग्लिश ग्रामर की, क्योंकि बैंकिंग में आप अगर कॉम्प्रीहेंशन पे कमांड कर लेते हो तो आपको फिर इंग्लिश ग्रामर कहीं अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये आइडेंटिफाई इजीली कर लोगे, भले ही आपको ग्रामर का रूल मालूम हो या ना हो, आप आइडेंटिफाई ये कर लोगे कि यहाँ पर मिस्टेक है और वो आपकी एरर है। फिर भी मैं कहूँगा कई ऐसी RK सिंह की जो है इंग्लिश कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, और कई ऐसी बुक्स हैं, किरण प्रकाशन की भी कई बुक आती हैं, अरिहंत प्रकाशन की भी बुक आती हैं, जिसमें ग्रामेटिकल एरर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इंग्लिश के आए हैं जिसमें ग्रामेटिकल एरर बेस्ड हैं, तो वो आप एक वर्क बुक खरीद लो, या ऑनलाइन जित भी रिसोर्सेज कई हैं जो भी आप टेस्ट सीरीज परचेज करोगे तो उसके भी आप टेस्ट लगाओ बार बार, तो आपकी ग्रामर का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए कम से कम आप पर डे, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 600-700 शब्दों का एक कॉम्प्रीहेंशन पढ़ें, और अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो 200-300 शब्दों का तो कम से कम पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद करें या हिंदी टू इंग्लिश करें, जिससे आपका कॉम्प्रीहेंशन तगड़ा हो। और एक बार आपका कॉम्प्रीहेंशन तगड़ा हो जाएगा तो बैंकिंग इंग्लिश में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो। तो ये आपकी एक बेसिक इंग्लिश अप्रोच है। और जब आप टेस्ट लगाते हो तो टेस्ट में जो आने वाली इंग्लिश है उसके लिए भी आप प्रॉपरली क्या करो, सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशन देखो, तो उससे आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। और हाँ, कोशिश करो 2 या 3 महीने के अंदर जो आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों के जो बेसिक्स हैं वो आप कंप्लीट कर लो। और जब कंप्लीट कर लोगे इन सब के बेसिक्स, तो फिर आप क्या करो, टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। तो आपकी 2-3 महीने के अंदर फिर आपकी स्पीड इतनी बूस्टअप हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम में बैठने लायक हो जाओ। तो 6 महीने का पूरा टाइम पीरियड रहता है, वो सब आप चीज़ें क्लियर कर लोगे और आपके प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो जाओगे। शॉर्ट ट्रिक के पीछे, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आती है, शॉर्ट ट्रिक के पीछे बिगिनिंग से मत भागना। मेरी ये बहुत मैं बहुत उससे कह रहा हूँ कि आप पहले से शॉर्ट ट्रिक की तरफ मत भागना, क्योंकि अगर आप पहले से शॉर्ट ट्रिक की तरफ भागोगे तो आपको मेंस में दिक्कत होगी, मेंस क्वालिफाई करने में दिक्कत होगी। ये मैं 100% आपसे गारंटी ले सकता हूँ, अगर आपने पहले से शॉर्ट ट्रिक को तवज्जो दी तो।
नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका जनरल अवेयरनेस। तो पहले दिन से, जिस दिन आप तैयारी करने की सोच रहे हो बैंकिंग का, आप बिल्कुल बैंकिंग अवेयरनेस को या जो भी जनरल अवेयरनेस है उसको लाइटली मत लीजिए। अरिहंत की एक बुक आती है बैंकिंग अवेयरनेस करके, या दिशा प्रकाशन की भी आती है, उसको आप परचेज़ कर लो। उसके ज़्यादा नहीं, आप 2-2 पेज पढ़ो। और करंट अफेयर्स जो बैंकिंग का है, वो कई ऐसे साइट्स हैं, कई न्यूज़ चैनल हैं जो करंट अफेयर्स बैंकिंग की प्रोवाइड करवाती हैं। तो वहाँ से भी आप ऑनलाइन फ्री में आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो स्टैटिक बैंकिंग करंट अवेयरनेस है, सॉरी, तो वहाँ आपके लिए कोई एक बुक आपको परचेज़ करनी पड़ेगी। मैं बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ऑनलाइन रिसोर्स मिल जाते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आप एक बुक ले लोगे, आपके पास एक हार्ड कॉपी होगी और एक प्रॉपर वे में होगी, तो आप कम से कम अगर 2-2 पेज भी आपने पर डे पढ़ना स्टार्ट किया, तो विश्वास मानिए 2 से 3 महीने के अंदर आप एक पूरा स्टैटिक अवेयरनेस, जो बैंकिंग अवेयरनेस में आती है स्टैटिक, वो आप कवर कर लोगे। और आप इजीली 40 क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं उसमें 30 प्लस आप स्कोर कर लोगे। तो ये एक बेसिक अप्रोच है बैंकिंग एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। और अगर आपने ये, आपको सुनने में बड़ा सिंपल, क्योंकि मैंने बोल दिया है इतने इजीली, मेरा पूरा एक्सपीरियंस मैंने इसमें डाल दिया है, तो आपको इजीली, बड़ा इजी लग रहा होगा। लेकिन जब आप इसको फॉलो करोगे और कंटिन्यूअसली इस पर लगे रहोगे अगले 6 मंथ तक, तो आपका कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सो ये कुछ पॉइंट थे बैंकिंग एग्ज़ाम्स को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या जो टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ आप मेरे से पूछ सकते हो, तो वहाँ मैं आपको एडवाइस कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाकी आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे ही सकते हैं।